बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, सूरज आग बरसा रहा है और हुकूमत टैक्स बरसा रही है। कल बजट पेश कर दिया गया है और उसके बाद जो तजावीज़ पेश की गई हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से आइंदा माली साल का जो मजमूई अखराजात का तखमीना दिया गया है 17,573 अरब रुपये है। वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। मजमूई खाम रेवेन्यू का हदफ 19,298 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है और खालिस रेवेन्यू का हदफ 11,072 अरब रुपये तजवीज़ किया गया है। जबकि FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखने, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं और मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, जबकि महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया है। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन पर इनकम टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। इस तरह 12 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। एहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। बजट तो नया पेश किया गया, लेकिन रिवायतें वही पुरानी बरकरार रखी गई। वही अपोजिशन का शोर शराबा और उसी तरीके से वज़ीर ख़जाना ने अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखा, रोका नहीं। किसी जगह पर भी किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, लेकिन अलबत्ता बजट पेश कर दिया गया। और वफाकी हुकूमत है सोलर पैनल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और जो कपड़े हैं, दरामदी चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ी है और जो पेट फूड है और हर किस्म की जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको महंगा कर दिया। और जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और लेट फाइलर्स की जो कैटेगरीज हैं उनको भी खत्म कर दिया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 करोड़ से कम जायदाद की खरीदारी पर 4.5% टैक्स लागू होगा और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की जो जायदाद की खरीदारी है उस पर 5% टैक्स देना होगा। 10 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी खरीदने पर 5.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। माली साल 2025 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर की शरह से काबिल लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। इसके अलावा फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी भी वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके।
जी देखिए कि जब भी बजट पेश किया है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और पता चलता है कि अब ये कुछ अच्छा होने वाला है, इस साल कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब कितना बेहतर है ये बजट, इसके बारे में हमने बात करनी है और इसके लिए माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है शकील रामी साहब और शमसुल इस्लाम साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शकील रामी साहब, आपकी जानिब आते हैं, कितना तवक्कुआत पर पूरा उतरा है आपके सामने जो ये आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया है 17,573 अरब रुपए का? 100%। रीजन ये है कि हमें एक्सपेक्ट था ये IMF डिक्टेटेड बजट होगा और वही हुआ। यानी कि IMF डिक्टेटेड बजट है जिसमें गवर्नमेंट ने कोई क्या कहते हैं रिलीफ देना बड़ी दूर की बात है। इसने कोशिश की है कि मजीद टैक्सेस या मजीद किस्म की जगह कहते हैं कि हमें टैक्स इम्पोज हो या चीज़ें इस तरह की जाए। मैं देखना भी पहले हम डिजिटल इकानमी को प्रमोट कर रहे थे, पिछले कुछ सालों से हम बात करते हैं हम डिजिटल इकानमी कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। इस दफ़ा डिजिटल इकानमी पे ने 18% टैक्स लगा दिया। इसका मतलब है कि अभी आप उसको डिमोट करना शुरू हो जाएंगे। फिर आप देखें जो छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियों पे पहले टैक्स मेरा 5% है, अब 18% कर दिया है। इस तरह जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं और स्लैब्स हैं वो बढ़ा दी हैं कि जिस पे यानी कि आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक और जो अहम चीज़ हुई है जिस पर भी बात नहीं हो रही कि ड्यूटीज़ को उन्होंने कम कर दिया। ड्यूटी की जो 4 स्लैब्स हैं मैक्सिमम मेरा 15% है वो। इससे जो कि हमारा ये लोकल इंडस्ट्री का बचा खुचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग हैं वो कह रहे हैं जनाब इसमें तो हमें मज़ीद नुकसान होने की क्या कहते हैं कि उम्मीद है, क्योंकि अब बाहर से जो चीप प्रोडक्ट्स आएंगी जिसमें पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव नहीं है, जहाँ लोकल इंडस्ट्री को जहाँ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं एज हासिल था, वो जो ड्यूटीज़ का बहुत नीचे आना या स्लैब्स को ख़त्म करना उनके लिए मजीद मसाइल पैदा करेगा। अगर वो होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक नई अनएम्प्लॉयमेंट की वेव के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है या पावर्टी इतनी है कि गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा इसका डेटा ही शामिल न किया जाए इस इकनॉमिक सर्वे में। और ये पहली दफ़ा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट और इसका क्या कहते हैं कि पावर्टी का डेटा ही आपको इसमें इकनॉमिक सर्वे में नज़र नहीं आ रहा। तो इन पे जो चीज़ें की बात करने की बात है कि देखें अभी जो वक्त के साथ साथ आगे और चीज़ें चलेंगी वो कैसे चलेंगी। अब देखें जो बजट का तखमीना है जो उन्होंने बात की है कि 17 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है और उसमें जो कि हमारा रेवेन्यू होगा जो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा 11 पॉइंट समथिंग है, तो 6.5 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। अब जो रिलीफ की बात की है या किसी को कहा हमने ये बढ़ा दिया ये कम कर दिया ऐसे कर दिया, अब 6.5 ट्रिलियन इन्होंने पूरा करना है गवर्नमेंट ने। अब हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि जनाब आगे जाके गवर्नमेंट कहाँ कट मजीद लगा रही है ताकि जो 6.5 ट्रिलियन का जो कि गैप है पता चलता है कि मजीद क्या सूरत हाल बनती है। शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शमसुल इस्लाम साहब, आपके मुताबिक ये जो नया बजट है ग्रोथ ओरिएंटेड है, अगर है तो वो कैसे, और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है, तवक्कुआत पर पूरा उतरा है या फिर मजीद कोई गुंजाइश निकाली जा सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हरगिज नहीं है, ग्रोथ कंप्रोमाइज की गई है इसके अंदर। और जैसे कि हमारे दूसरे दोस्त मेहमान आपको कह रहे थे कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है, तो मैं कहता हूं कि ये IMF ड्राफ्टेड बजट है। ये IMF ने भी बजट तैयार किया है और इसके अंदर आप देखें कि आपको ग्रोथ के नंबर जो 4 पॉइंट से अबव इन्होंने रखा है, 4% से ज्यादा। लास्ट जो सेशन ईयर था उसमें आपका 3.6 की ग्रोथ रखी गई थी और अब हुकूमत ने खुद एतराफ किया है कि 2.68 की ग्रोथ आई है, हालांकि वो भी एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल अगर आप देखें तो वो अराउंड 2% के करीब इस वक्त ग्रोथ आएगी आपकी, क्योंकि आपने 3 क्वार्टर्स किया, अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है अभी आपका। तो बात यह है कि जब तक आप टैक्सेस लगाते रहेंगे, इसके अंदर टैक्सेस ऐड करते रहेंगे तो इन्फ्लेशन भी आएगा। अब वापस इन्फ्लेशन जून जुलाई से शुरू हो जाएगा और वापस आना शुरू हो जाएगा। और इस सिनेरियो में मैं देख रहा हूं कि स्टेट बैंक जो प्रॉमिसेस तो कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, लेकिन एग्रेसिवली ज्यादा इंटरेस्ट कम नहीं कर सकेगा। 11% पे इंटरेस्ट है और उसके बाद आगे अगर कुछ कम किया तो मामूली सा आपका 0.5% का कमी आएगी, ज्यादा से ज्यादा 1%, उसके बाद नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए था कि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट को भी एडजस्ट करने की गुंजाइश निकालते, लेकिन साथ ही हमने इन्फ्लेशनरी मेजर कर दिए हैं। और इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ाया जाता है, हुकूमत खुद इसकी महंगाई की जिम्मेदार होती है कि आपका टोटल जो इकोनॉमी का एक मॉडल बना हुआ है वो इनवर्ड इकोनॉमी है जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे चलती है। और आप
इस साल देख चुके हैं कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ आपकी बुरी तरह से फेल हुई है और आपका जो रेवेन्यू था टारगेट वो अराउंड 1000 अरब की शॉर्टफॉल आ रही है। आगे जो बढ़ा के टारगेट रखा गया है वो भी नहीं आएगा क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। और ये सरप्राइजिंग है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि छोटी कंपनियों में ग्रोथ आई है, जबकि आपको पता है कि छोटी कंपनीज को इतना ज्यादा फाइनेंस का एक्सेस नहीं होता और पूरा साल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो जो छोटी कंपनीज है उनको तो बैंकों ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उनको तो फाइनेंस देते ही नहीं है। हालांकि स्कीम स्टेट बैंक इतनी देती है लेकिन कोलेटरल का इशू ला के वो सिर्फ और सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को एंटरटेन करते हैं। तो आपके पास ये तो पहले 40% एसएमईज का जो शेयर है आपकी इकोनॉमी में, उनको अगर आप फाइनेंस नहीं मिलेगा तो फिर आपके अंदर ग्रोथ कहां से आएगी? आपके पास जो है रेवेन्यू जो टैक्सेस जो है वो कहां से आएंगे? बड़े तो आपने एडसोर्स दे के एडजस्ट करके पास ऑन कर देते हैं आपकी कंज्यूमर को, लेकिन मुश्किल हालात ऐसे होंगे कि आपकी अगर जिस्म में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 260 अगर बोन्स हैं तो इस बजट के बाद 260 की 60 का फ्रैक्चर हो जाएगा। आपके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। अभी तक हुकूमत ने इस चीज का एतराफ नहीं किया कि सैलरीड क्लास जो है उसको जो तनख्वाह मिलती है वो उसकी आमदनी नहीं होती। तनख्वाह मिलने के बाद आप जाके अपने खर्चे पूरे करते हो, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, और उसके बाद जो बचे वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर भी अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए हुकूमत ने उसके ऊपर कुछ रियायत तो दी है लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन साथ ही देखें कि इसमें बेतहाशा जो आपका जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और पार्लियामेंटेरियन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया डिस्पाइट इसके कि आपको आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी कि ये ना करें, लेकिन आपने वो कर दिया। तो मैं तो मुख्तसर ये कहूंगा कि ये बजट द गुड द बैड द अगली है। गुड फॉर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए और जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बजट होगा। आज आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा जो आप 2 दिन पहले बना रहा था। लेकिन जो सेक्टर जो इकोनॉमी को चलाते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या दूसरे छोटे सेक्टर, उन तमाम पे प्रेशर पड़ने वाला है क्योंकि आपका रियल एस्टेट सेक्टर 77 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। वो सारी डाउनवर्ड है। आपकी लास्ट लेटेस्ट नंबर आपके सीमेंट की सेल्स क्या है वो ड्रॉप हुई है, जो इंडिकेट करता है कि मुल्क के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज कम हुई। राइट। तो शमशेद साहब ये बताइएगा कि अभी बैंकों में जो लोग पैसे रखकर इंटरेस्ट कमाया करते थे, अब तो उस पर भी टैक्स लग गया है, तो उससे बैंकों से भी जो है आपको नजर आ रहा है कि जो इकट्ठा था, उनके पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो भी निकल जाएगा, उससे भी मईशत पर असर आएगा। देखिए बिल्कुल ये एक इल थॉट अप्लाई की गई है और ये यकीनन इसमें हमारी किसी ब्यूरोक्रेसी का हाथ है कि उन्होंने कहा जी आप इस डिपॉजिट्स पे, सेविंग्स पे रख दो। मैं आपको इक्वेशन समझाता हूँ कि किसी मुल्क की इकोनॉमी चलती कैसे है। आपकी सेविंग्स टू जीडीपी जो आप बचत करके बैंकों में रखते हो वो कितनी है, फिर आपका जो है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वो कितनी है, और साथ ही आपका टैक्स टू जीडीपी कितना है और एक्सपोर्ट टू जीडीपी कितना है। इन तमाम चीजों पे आप देखेंगे जब सेविंग्स पे टैक्स लगाएंगे तो इसका मतलब है बैंकों में पैसा नहीं जाएगा। बैंकों में पैसा नहीं जाएगा तो आप जो दोबारा बैंक लोन देते हैं छोटी कंपनीज को वो नहीं देंगे और वो फिर वही बड़े जो कंपनी बिग विग्स हैं वही उसको फाइनेंस लेके यूज करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कराने का मतलब है कि आप कैसीनो इकोनॉमी को प्रमोट करने जा रहे हो। एक दिन आप देखते हो कि रिकॉर्ड नए से नए बन गए, उसके बाद कम हो जाते हैं। यहाँ तो स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट इतने सेंसिटिव हैं कि कोई मैच हार जाए तो नीचे गिर जाता है, कोई मैच जीत जाए तो गिर जाता है, आपकी जरा सी कोई जल्जले के झटके मामूली से आ जाए उस पर गिरा दिया जाता है। तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज भी जो है इसके ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं कि जो आपको दुरुस्त करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ने जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने मार्केट पब्लिक का पैसा उठा के वापस जब इंटरेस्ट रेट आपका हाई था वहां पर फिक्स टर्म डिपॉजिट के अंदर रखवा दिया। तो आप अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वहां पर आपकी लार्ज स्केल 1% से ज्यादा नेगेटिव में गई है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने कल 1,22,000 पॉइंट का नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये एक कैसीनो है। इसमें देखें आप अल्टीमेटली जो आम लोग जो हैं, जो लेमैन है मेरे आप जैसे, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको तो पता नहीं होता और बड़े ब्रोकर्स आपके साथ वो फिर ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि आपके पास जो जमा पूंजी है वो भी चली जाती है। तो आपको हेल्दी एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। इन्वेस्टमेंट के नई एवेन्यूज होते हैं और रिटायर्ड लोग और जो लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों की तालीम, बच्चों की शादी के लिए बैंकों में पैसा रखना होता है,
उनके लिए अगर आप उस पे सेविंग्स पे टैक्स लगाते जाएंगे और उसको स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको देखते हैं आप, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड 15% है, लेकिन जहां जहां पर सेविंग्स की जा सकती थी वहां पर टैक्सेस बढ़ाए हैं। तो ये एक अनफेयर किस्म का बजट आया है और बिल्कुल ही आवाम के दोस्त बजट नहीं है, ये हुकूमत दोस्त बजट, बिल्कुल आवाम दोस्त बजट नहीं है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और कर रहे थे जो बजट पेश किया गया है कल, और उसको वो यही कह रहे थे कि आवाम दोस्त बजट नहीं है। शकील रामी साहब, जिस तरीके से अभी शमसुल इस्लाम साहब भी बात कर रहे थे, और दूसरा अगर हम बात करें कि आइंदा माली साल की जो टैक्स वसूलियों का हदफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14,131 अरब रुपए रखा गया है, जो कि रवा माली साल से 18.7% ज्यादा है। रवा माली साल भी हमने देखा टैक्स वसूलियों का हदफ जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका, अब उसमें मजीद 18% के लगभग इजाफा कर दिया गया है। ये मुमकिनात में से है, अब ये टारगेट अचीव कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, जो लास्ट ईयर का बजट रखा था गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल करता है वो जो जीडीपी था इनका, वो इन्होंने कहा था शायद 124 ट्रिलियन रुपीज़ होगा, मगर वो जीडीपी जो हुआ हमारा 114 ट्रिलियन हुआ, जिसकी वजह से हमें 1 ट्रिलियन का एक सीधा सीधा शॉर्टफॉल हुआ हमारे टैक्स में। अभी भी जो गवर्नमेंट ने ये हदफ बनाया तो उन्होंने कहा जी कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 4.2% होगा, इसी बेसिस पे रखा है। अगर तो आप ये समझते हैं कि जनाब ये 4.2% ये इसको अचीव कर सकते हैं और इसे जीडीपी के लेवल को वहाँ तक लेके जा सकते हैं, ये जो फिगर दे रहे हैं, तो फिर हमें शायद देखना पड़े कि शायद उसके करीब पहुँच जाए, मगर अभी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह टैक्स बढ़ाए हैं स्पेशली जो डिजिटल इकोनॉमी पे, और फिर जो कि सेविंग्स अकाउंट पे भी जो बात कर रहे थे, इस तरह जो गाड़ियों पे जो छोटी गाड़ियां हैं जो नेसेसिटीज़ पे, फिर इस तरह ये किया है कि जनाब वो क्या कहते हैं कि आप जब एक तरफ ये कहते हैं पेट्रोल को आप कार्ड पे डलवाएं नहीं तो इतना 2.5 रुपीज़ आपको टैक्स पड़ेगा, जैसे जिसको हम कहते हैं जुर्माना पड़ेगा। दूसरी तरफ इन्होंने ये किया है कि जो टैक्स क्या कहते हैं विड्रॉल करते हैं मनी, उस पर यानी कि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। तो इसी तरह जो चीज़ें कहते हैं गवर्नमेंट यानी कि एक हाथ से वो कुछ और दिखा रही है, दूसरे हाथ से वो कुछ और दिखा रही है। अब एक तरफ से वो कहते हैं डिजिटल पे जाओ यानी कि कैश पे, दूसरी तरफ वो कहते हैं जैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपका टैक्स बढ़ा देंगे। मसलन वो कहते हैं जी 0.25% से 5% के दरमियान टैक्स लगेगा। अब ये सारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह तो कम करके गवर्नमेंट हो सकता है कि अपने टैक्स को पूरा करने की कोशिश करे, मगर बात फिर फंडामेंटली वहीं आ जाएगी कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, लोगों की इकानमी क्या ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, या कसिनो इकानमी की बात हो रही है, यानी कि कभी इधर लगा दिया कभी उधर लगा दिया, देखते रह गए। अभी भी जो अभी गवर्नमेंट बात करती है ना कि हमारा फिस्कल ईयर टाइट मैनेजमेंट हुई है, उसमें हमारा जो कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ उसका भी काफ़ी हाथ है, जो कि 22 से 11% आया है। उसमें मेरे ख्याल था मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीज़ की इनको बचत हुई है। तो इस तरह जो चीज़ें जब तक आप इकानमी नहीं चलेगी तो टैक्स के हदफ आप जितने मर्जी रख लें, आपकी मौज है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि कैशलेस इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट दिया है, वो ये कि एक जानिब ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, फिर दूसरी जानिब उसी इकोनॉमी पे ये टैक्स आयद कर रहे हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इनका अब मुझे नहीं समझ आती ये इनको किसने दिया है मशवरा। मेरा ख्याल कहता है कि इनका जो ख्याल ये है, आज जैसे लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, जो नया दौर ऑनलाइन का आ रहा है, उसमें एक बेहतरीन एवेन्यू है वहाँ से भी टैक्स इकट्ठा किया जाए। मगर इनको ये समझिए कि नहीं है कि टैक्स ऐसे कैसे इकट्ठा करेंगे जब आपके पास उसको क्या कहते हैं कि सही इंसेंटिव नहीं दे पा रहे, जहाँ उसको आप सही यानी कि उसको परफॉर्म में लेके नहीं आ रहे। आपको मिसाल देता हूँ, अभी ये इन्होंने बात की थी पेट्रोल की कि 2.5 रुपीज़ का उसको एडिशनल बर्डन होगा। देखिए ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, अभी आपने भी होटलिंग करते हैं तो आप टैक्स अपने कार्ड से पे करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स में सब्सटेंशियल डिक्रीज नजर आता है। तो लोग खुद ब खुद कार्ड पे चले गए हैं। बिल्कुल। अब आप लोगों को पुश कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रेटजीज काम नहीं करती कि आप लोगों को जुर्माने डराएं, ये करें वो करें, बल्कि लोग इस पे रेजिस्ट करेंगे। होटलिंग पे आपको क्या कहते हैं, दूसरी प्रोडक्ट जहाँ पे आपको सेल्स टैक्स में कमी नजर आती है कार्ड के इस्तेमाल पे, लोग खुशी खुशी करते हैं क्योंकि उनको पता है उसमें उनका बचत हो रही है। सही। अब इसको देखें, अब जब आपके पास फंडामेंटली जो आपकी इकोनॉमी होती है उसकी स्ट्रांग बेस नहीं होती तो आप टामक टोइयाँ मारते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, जिधर से नजर आता थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हो सकती है, इससे निकाल लो, इससे इसको मिल कर लो। तो अब यही स्ट्रेटेजी हमारे बजट में हमें नजर आ रही है।
हाँ, स्ट्रेटेजी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। इन दी एंड अभी भी कोई गुंजाइश निकल सकती है? जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, जिस तरह से आपने भी कहा कि IMF डिक्टेटेड बजट है, तो क्या मईशत को बेहतर करने के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे हुकूमत को, ताकि कहीं ना कहीं से तो सूरत हाल बेहतर हो? कौन सी मौशी पॉलिसीज़ हैं जिन पर अमल दरामद करना पड़ेगा या फिर वो लानी पड़ेंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को अपना जो है ना पॉलिसी प्लानिंग का जो कि विंग है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से हमारे यहाँ बैंकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाता है, और बैंकर और चार्टर्ड को कंसेप्ट ही नहीं होता कि इकानमी क्या होती है। वो तो जो खाते होते हैं, यानी कि जो इसे कहते हैं लेजर्स, उनको मेंटेन निकालने के आदी होते हैं। इधर से डाल के उधर निकाल दी, उधर से निकाल के इधर डाल दी। इनको तो प्लानिंग का, यानी कि जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग की तो अलग भी नहीं पता होती। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे आर्टिकल चंद पढ़ लेते हैं या अखबारों पे पढ़ लेते हैं, तो उधर तो इकोनॉमी पे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमी को, यानी कि इकोनॉमिक प्लानर्स के हाथ में देने की ज़रूरत है। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अभी देखिए, रिसेंटली हमारा इंडिया के साथ वार हुई, उसमें जो हमारी यानी कि एयरफोर्स है उसकी परफॉर्मेंस शानदार है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर हमारा एयर चीफ जो है कि वो एक नेवी का सेलर होता तो क्या एयरफोर्स की ये परफॉर्मेंस होती? हालांकि सोल्जर दोनों ही है, राइट जॉब की आप बात करें, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, राइट। अब देखिए, सोल्जर दोनों ही है, उस नेवी का सेलर भी सोल्जर है, और जो कि PF का एयरफोर्स का जो पायलट वो भी सोल्जर है, मगर उनकी जॉब्स डिफरेंट है, उनकी यानी केपीज डिफरेंट, उनको पता उनकी स्किल्स डिफरेंट है। इस तरह बैंकर को आप कहते हैं, हाँ फाइनेंशियल सेक्टर जो है एक छोटा सा एलिमेंट है इसका इकोनॉमिक सिस्टम का, मगर उसमें भी बैंकिंग जो वो भी उससे भी छोटा एलिमेंट है, राइट। आप उसको ला के बैठा देते हैं जनाब कि आप बैठ के आपकी हमारी इकोनॉमी चलाओ। दूसरी जो बात है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। आपको क्या कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है, बल्कि उर्दू में होती है, दूसरे का मुंह लाल हो तो अपना चंडा मार के नहीं कर लेते। बिल्कुल। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ हमें जाननी पड़ेगी। हाँ, जी बताइए। इस वक्त है एग्रीकल्चर, कि जिससे हमें बूस्ट मिल सकता है। हमारी जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो हमें काम करने की जरूरत है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस पे जाएं। हमें CPEC के अंडर एक बहुत बड़ी विंडो मिली हुई है कि अगर हम CPEC के सेकंड फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो है कि वो स्पीड अप हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन। मैं ये नहीं कहते कि ना करें, मैं ये नहीं कहता ना करें, ये जरूरत है। एग्रीकल्चर के भी बहुत से, उसके लिए भी बहुत से जो है ना रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उसको भी ग्रोथ करने दी जा रही है, और अब डिजिटल इकोनॉमी की जानिब भी ये लोग आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब, आपने जो है बजट पर अपना पेश किया है, और उम्मीद करते हैं कि जो बजट पेश किया गया है, ये जो कहा जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, जो अहदाफ दिए जा रहे हैं, उसको मुकम्मल करने में इस साल कामयाब रहे, क्योंकि लास्ट जो गुज़श्ता साल है उसमें तो ये कामयाब नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल ये कामयाब रहे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो जनाब, कल हमने आपकी मुलाकात एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाली खवातीन से करवाई थी। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक बाप और बेटे की बड़ी धूम दिखाई दी। जी हाँ जनाब, हम बात कर रहे हैं मकसूद अमजद राठौर और उस्मान अमजद राठौर साहब की, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मकसूद अमजद राठौर ने मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा जीता, और मर्दों के एज ग्रुप 35 की वेट कैटेगरी 109 में पाकिस्तान के उस्मान राठौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उस्मान अमजद राठौर ने मजमूई तौर पर 282 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोनों बाप बेटा, दोनों टैलेंटेड बाप बेटा हमारी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को कि आप दोनों मेडल्स लेकर आए हैं, और दूसरा ये कि आइडिया किसका था मकसूद साहब के बाप बेटा दोनों एक ही जो चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आइडिया तो मेरा था, और बल्कि ये मेरा ड्रीम था कि जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आए और हम बाप बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे वेट उठाएं, और अल्लाह पाक ने ये हमें मौका दिया, और फिर अल्लाह पाक ने इसमें इज्जत भी दी। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा मकसूद साहब, वैसे ये शुरू आपने कब से किया? ये सफर आपका शुरू कब से हुआ? जी, मैंने 11 साल की उम्र से ये शुरू की थी ट्रेनिंग, और मेरा उस वक्त जो ड्रीम था वो ये था कि मैं रेसलिंग में अपना नाम पैदा करूं। राइट। तो रेसलिंग से मैंने स्टार्ट किया। फुटबॉल हमारी फैमिली गेम थी, हमारी अपनी टीम थी फुटबॉल की। फुटबॉल और रेसलिंग गेम मैंने शुरू की थी, लेकिन इस वेट लिफ्टिंग एज ए चैलेंज मैं आया था। अच्छा।
मुझे मेरे बड़े भाई ने ये कहा था कि वेट लिफ्टिंग जो है ये मुस्तकिल मिजाज लोगों का काम है, ये आपका काम नहीं है। तो मैंने फिर 1 साल के अंदर अंदर सारे टाइटल जीते, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंजाब और जूनियर पाकिस्तान और सीनियर पाकिस्तान, और सीनियर पाकिस्तान जीत कर फिर मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि जी ये मेडल है जिसके लिए आप कह रहे थे। उस वक्त तक उनको मैंने नहीं बताया कि मैं कोई ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और इस दौरान मेरी शादी भी हो चुकी थी, यानी जितने भी मेरे पास नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं वो सारे शादी के बाद मैंने जीते। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो उस्मान, आप ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा? यानी मकसूद साहब ने तो बताया कि उनका ये ड्रीम था, लेकिन क्या आपने अंडर प्रेशर फील किया कि वो वालिद के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो पाकिस्तान और एशिया में ये एक हिस्ट्री बन गई है कि किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में एक बाप और बेटे ने इकट्ठे कम्पीट किया और मेडल विन किया। और डेफिनेटली कंपटीशन का भी प्रेशर होता है, वाले साहब के साथ प्रेशर होता है, ट्रेनिंग कराते हैं तो प्रेशर तो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेडल से नवाजा दोनों को। जबरदस्त। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि पूरे इस जर्नी में आप वालिद साहब की मोटिवेशन बने या फिर वो आपकी? नहीं, ये मोटिवेशन इनकी तरफ से है। जबरदस्त जबरदस्त। आपने कहा कि ट्रेनिंग भी आपकी वालिद साहब ही कराते हैं, खासे स्ट्रिक्ट ट्रेनर हैं वालिद साहब? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग जो है वो कंपटीशन के पास जाके, यानी कि प्री कंपटीशन फेज में 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, उसमें बराबर डाइट, रेस्ट, ट्रेनिंग सारा अपने स्केड्यूल यही बनाते हैं। राइट। तो ये बताइएगा कि उन्होंने तो 11 साल से शुरू की, आपको कब से शुरू करवाई ट्रेनिंग? जी मैंने स्टार्ट किया 1999 में, और मेरा स्टार्ट भी रेसलिंग से ही था, लेकिन फिर मैंने 6 माह बाद स्विच किया था वेट लिफ्टिंग में, तो तब से अब तक मैं कंटिन्यूअसली कर। जबरदस्त जबरदस्त। घर में मेडल्स की तो भरमार होगी, मकसूद साहब के भी और उस्मान आपके भी मेडल्स की अब तो दीवारें भर गई होंगी। बिल्कुल, इससे अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, हमें बड़ा फख्र है जी जिस तरीके से आप दोनों ने परफॉर्म किया, जिस तरह से जो सोशल मीडिया है उस पर हमने देखा कि आप दोनों के चर्चे ही चर्चे दिखाई दे रहे हैं। मकसूद साहब, आप बताइएगा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग था इस खुसूसी तौर पर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना? स्टार्ट में तो पार्टिसिपेट करने से पहले तो एक चैलेंज नजर आ रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू करता रहा हूँ 11 साल की उम्र से लेकर आज तक 65 एज में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि एक भी छुट्टी ना हो, और जहाँ भी दुनिया के किसी कोने में भी अगर जाऊँ सैर के लिए या बिजनेस के लिए, वहां भी जाकर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और जहाँ मुझे कोई ट्रेनिंग के इंस्ट्रूमेंट ना मिले वहां पे मैं किसी और तरीके से अपने जिस्म को मशक्कत देकर अपने ट्रेनिंग का हिस्सा बना के तो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता हूँ। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे कोई इतना कोई चैलेंज नजर नहीं आया। अच्छा। लेकिन चूंकि कंपटीशन का एक अलग हिस्सा होता है, अलग चैलेंज होता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े आसानी तरीके, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मेरे साथ कोई फरिश्ता वेट उठा रहा था, तो मैं तो आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मेरी मदद की। वो आसानी हमें आपके गोल्ड मेडल में भी दिखाई दी है। तो यही उस्मान से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रेनिंग करवाते हैं उस्मान को भी। तो उस्मान, आप बताएं, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, तो क्या ये चैंपियनशिप के दौरान वालिद का गोल्ड मेडल जीतना, इसने कोई प्रेशर आप पे क्रिएट किया था? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरी भी ये ख्वाहिश थी, मेरी भी ये तवज्जो थी कि मैं भी गोल्ड मेडल ही जीतूं और एक तारीख एक मजीद रकम हो जाए। तो दोनों का कम्पीट करना, फिर दोनों का गोल्ड होना, ये एक दूसरी तारीख हिस्ट्री बन जानी थी। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था, फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने वालिद साहब का नाम रोशन किया। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, जिस तरह से मकसूद साहब बता रहे हैं कि वो तो भाई दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो कहते हैं मेरी ट्रेनिंग मिस ना हो, आपको कभी होता है कि ये मतलब सख्ती की जा रही हो कि ट्रेनिंग लाजमी है, लेकिन आपका चीट डे हो उस दिन, आप कहेंगे मैंने डाइट भी वो वाली नहीं लेनी है और मुझे ट्रेनिंग से भी छुट्टी चाहिए? नहीं, जितने साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए अब तो एडिक्शन हो गई है। अच्छा। अब तो छुट्टी वाला सीन ही नहीं है, कोई कहे ना कि ट्रेनिंग करनी। ये भी ठीक है, सही है। तो मकसूद साहब, जो कंपटीशंस वगैरह में शिरकत करते हैं आप, स्पॉन्सर्स वगैरह का इशू तो नहीं? ये स्पॉन्सर पैदा तो कंसेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। इशू तो एक छोटी सी बात है, यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे स्पॉन्सर की अगर बात की जाए ना तो लोग हैरानगी से देखते हैं, सच है, मगर बात है रुसवाई की। सही पता नहीं इसको जाती पैसों की जरूरत है या इसकी जातियात कोई कमी है जिसकी वजह से हमसे ये बात कर रहे हैं। स्पॉन्सर के लिए तो बड़ी यहाँ पे बात करना एक शर्मिंदगी वाली बात है, ये समझा जाता है। जबकि पूरी दुनिया में जितनी स्पोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल चल रही है
वो सारी स्पॉन्सर की बुनियाद पे चल रही है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। अब अल्लाह करे कोई ऐसा कर साहब, हमारी जो हमारा गुजरांवाला शहर है ये इंडस्ट्रियल सिटी है। एक एक फैक्ट्री ऑनर अगर एक एक खिलाड़ी के ऊपर सरपरस्ती करे उनकी, तो मेरा ख्याल है ओलंपिक में मेडलों के हम ढेर लगा दें गुजरांवाला में। अरे नो डाउट बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है और ये होता है, हम जिस एथलीट से बात करें उसका यही मसला होता है। और उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे तो फिर शर्म महसूस की जाती है कि अगर अपने लिए स्पॉन्सर्स का कहा जाए। अच्छा, वैसे हमारे नाजरीन जो है बहुत सारे, उन्हें नहीं पता होगा मकसूद साहब और उस्मान जो है वो टिकटॉक है उस पर भी बहुत ज्यादा फेमस है, बड़े वायरल है, बड़ा अच्छा कॉन्टेंट वहाँ भी क्रिएट कर रहे होते। तो मकसूद साहब कोई और ऐसी चीज है जो आप लोगों ने अभी नहीं की, मतलब हर जगह पे वायरल चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, गेम्स हो, इंटरनेशनल मेडल्स लाना हो? जहाँ तक इसका टिकटॉक का ताल्लुक है, मैंने आज तक टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया इसकी टिकटॉक देखने के लिए। अच्छा। और मैं उसको यही मशवरा देता हूँ कि इसको छोड़ दे, इसमें कोई फायदा नहीं है। बहरहाल ये इसका अपना बिजनेस है। तो आजकल के दौर की डिमांड है कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हो। तो ये उस्मान जो है अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वहां से भी जाने जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे जो रिवायती मीडिया है उससे भी। तो उस्मान आप बताइएगा जिस तरह मैं इसमें थोड़ा सा इसमें इस नजरिए से बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी शोबा आप इख्तियार करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो उसमें कम से कम इतना ये होना चाहिए कि ये काम मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या अल्लाह से दूर कर रहा है। तो जो काम अल्लाह के करीब करे उसको डेफिनेटली करना चाहिए, वो चाहे मीडिया चाहे कोई आम चीज है। और जो काम अल्लाह से दूर करे, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए, बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब। उस्मान साहब बस जाते जाते एक शेर सुना दीजिएगा। हाँ सॉरी जी उस्मान, शेर सुनना चाहेंगे हम, जो आप बड़े अच्छे सुनाते हैं। शेर इस वक्त मेरे दिमाग में भी वालिद साहब का प्रेशर है मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलें, कोई बात नहीं। मैं इसकी थोड़ी सी रहनुमाई कर देता हूँ। ये और बात है कि मिंबर पे आके हम कुछ ना कहें, वरना खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। महफिल लूट ली आपने मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया। मकसूद अमजद राठौर और उस्मान अमजद राठौर हमारे साथ मौजूद है। ये वही टैलेंटेड है जिनकी बहुत ज्यादा धूम थी और क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई है। और अली कितना खूबसूरत इंप्रेशन है कि एक ही चैंपियनशिप है जिसमें दोनों बाप बेटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उसकी वजह से अंडर प्रेशर जरूर वो थे। उस्मान अंडर प्रेशर हमें नजर आए, और लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, मकसूद साहब और उस्मान साहब, कि आप मेडल्स घर लेकर आए हैं। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर है और हमने इस प्रोग्राम में मौसम की बात नहीं की है, जबकि आपको पता है कड़ाके की इस वक्त गर्मी पड़ रही है और उस पर बात करना लाजिम है। तो इस घंटे में हम शामिल करेंगे मौसम का हाल और इसके साथ साथ एक गुलकारा से मुलाकात भी करवाएंगे, एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी देंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है सिरन किनारे का। चलिए चलकर देखते हैं कि वकार अहमद मलिक हमें क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सरन किनारे। खूबसूरत लाइट, बहुत ही खूबसूरत रोशनी। और इस वक्त जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे टमाटर के खेत हैं और ये जो है ये प्याज के खेत हैं। अभी ये मैंने वहाँ से वेजिटेबल्स का आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो यहाँ पे हैं और जो जायका है और कमाल है। मैं और मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं साथ, हम तो जहाँ पे भी खाना खाने यहाँ पे होटल जाते हैं, हम उनको सैलेड की 2 या 3 प्लेटें कहते हैं। वो अलग से हमारे खाना बना हुआ है, ठीक है, फ्रेश सैलेड, फ्रेश है और जबरदस्त, अच्छे पानी का, साफ पानी का। एग्जैक्टली, शहरों की तरह गंदे पानी वाली तरह नहीं। वो बिल्कुल नहीं, उसका अरोमा ही और है, कमाल है। दूसरा ये कि ये जो वाटर चैनल है, ये यहाँ पे बहुत ही विकास भी कमाल, मतलब ये कितना पुराना होगा ये सिस्टम जो है, ये किसने डिजाइन किया। इतने खूबसूरत वाटर चैनल्स दूर दूर तक सरन से निकलते हैं और उसके बाद करते करते फिर वापस जाते हैं और इट्स अमेजिंग। जो
पानी का एक सिलसिला है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसकी सिरन के पानी ही की मैनेजमेंट है ये। सही। उसको खेती बाड़ी की मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको छोटी स्ट्रीम्स लाकर पंचक्कियाँ भी चलाई जाती हैं, घरों की और दीगर ज़रूरियात के लिए भी की जाती हैं। नहरी निज़ाम और आबपाशी का निज़ाम पाकिस्तान का बहुत पुराने अंग्रेज़ दौर से भी है। शहरी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी हमारी मालूमात के मुताबिक, मैं ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये कि ये 60s 70s से मौजूद है। ठीक है। बड़े भी बता रहे हैं कि इस तरह मौजूद है, और हम लोगों ने भी देखा उसमें डेवलपमेंट और वो चीज़ें मेंटेनेंस तो होती रहती है, तो ये सिलसिला पुराना है बहुत ज़्यादा। और जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए कितनी अट्रैक्शंस हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, और ये तो अपनी जगह पे लोग जिस तरह काम कर रहे होते हैं खेतों में, वो एक कमाल मंजर होता है। बच्चे क्रिकेट खेला भी हो सामने, देखना जी, ये इलाकाई लोग होते हैं ना, जिस दिन छुट्टी है, सुबह का वक्त भी आ गए हैं, तो उनको गेम का टाइम जब भी मिल जाए तो वो फिर जो है वाटर चैनल्स हैं, फिर जो पंचक्कियाँ हैं, फिर यानी अगर आप बच्चों को सरन वैली में लेके आते हैं तो उनके लिए सीखने को इतना कुछ है। मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि आप बच्चों के सामने जब आप सालन की प्लेट रखते हैं तो उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माँ का काम है कि बताना कि ये मैंने कैसे बनाया है, एक आध दिन उसको कुकिंग के साथ रखना ना कि ये इस तरह बनता है, और बाप का काम है कि पीछे जहाँ पे वो सब्जी की दुकान है और कोशिश करेंगे इस तरह की सियाहत जिसमें आप जिस तरह सरन वैली में आए तो उनको बताएं कि टमाटर ऐसे उगता है, फलां चीज़ इस तरह है, कितना मेहनत है, सो दैट कि जब उनके सामने प्लेट जाए तो एक पूरा प्रोसेस उनके ज़हन में हो, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड, कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत के बाद हम तक पहुंचे, और इसकी कदर भी करनी चाहिए, इसका ख्याल भी करना चाहिए, नो डाउट। और ये भी पता चल जाता है शायद कि जो चीज़ अम्मी ने और अब्बू ने किचन से प्लेट में यहाँ पर लाई, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनतें की हैं, धूप में, छाँव में, कितना लंबा तवील प्रोसेस है। तो आप शुक्रगुजारी की भी कैफियत होती है, और वैसी भी ज़िंदगी से आप फिर लुत्फ़अंदोज़ होना भी शुरू हो जाते हैं। जी, सो बहुत ही खूबसूरत सुबह है। यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, ये क्या वजह है कि सरन वैली को भी हम बीच में शामिल करते हैं, बट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटी, ये जो सरगर्मी है ये कम हुई है। यानी स्पोर्ट्स की, जिस तरह हमारे बचपन में हुआ करता था, हर तरफ एक ही काम था, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, टीमें हैं, टूर्नामेंट्स हैं, जी, ये चीज़ें किधर गई? शायद स्क्रीन ने ये चीज़ें कैप्चर कर दी हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं मोबाइल स्क्रीन ने, लैपटॉप ने, सोशल मीडिया ने, टिकटॉक ने वगैरह वगैरह, मुझे तो यूँ लगता है। और शायद एक चीज़ साथ जो दूसरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितनी तवज्जो आबादी के बढ़ने के साथ देनी चाहिए वो भी नहीं है, तो अपनी मदद आपके तहत उसमें इतना अट्रैक्शन शायद नहीं रहा, ज़्यादा स्क्रीन्स और उस तरफ हो गया। वाकई खेल से उन्होंने स्टेप बैक किया और वो उस पर स्क्रीन में चले गए, इसमें कोई शक नहीं। और ये इसका आउटकम अब क्या निकलता है आप देख लें, मतलब कोई जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना जी कि हमारे बचपन में जो एक्टिविटी अब नजर आ रही क्रिकेट खेलने की या करने की, ये अब बहुत ज्यादा नजर आती थी, बहुत हर जगह पर। हम कितना सफर कर चुके हैं लेकिन हमें एक आध जगह पर इस तरह की चीज नजर आ रही है, वरना नहीं आ रही। तो ये बड़ा एक अलमी। मैं कहता हूँ हमारी तरफ भी जब जगह नहीं भी हुआ करती थी, लोग क्या होता था, हम छतों में भी खेलते थे, छतों पे, गलियों में। हाँ, ये तो नहीं एक सिर्फ जगह नहीं थी, जगह तो मतलब फिर भी हम करते थे। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो बहुत ही जो चीज़ मैंने नोट की आपकी इस वैली में, वो ये है कि जो मुनीर साहब का शेर है ना, एक और दरिया का सामना था मुनीर, ये यहाँ तो उसकी अमली था। ये अभी नाला बह बड़ी मुश्किल से इन्होंने छलांग लगाई, ये जो वाटर चैनल है, मैं तो खैर नीचे से उतर के अब किया। जैसे ही ये वाला नाला अबूर किया, इसके साथ ही ये एक और वाटर स्ट्रीम आ गई है, और उसके बाद फिर चंद कदम के बाद एक और हर जगह पे यानी आपको ना ये पानी अबूर करने पड़ते हैं। यहाँ से हमें गुजारे कैसे गुजारे, वो जगह सी थी जहाँ से हम गुजरे थे, वहाँ से चले या वो वाली जगह थी वहाँ से, क्योंकि वो यहाँ से कोई जगह हो नहीं देना पी ले।
असल में वो गेंद आई थी, मैंने तो उनको कहा पकड़ाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फील्डर आएगा फील्डर लेके जाएगा। मैं नेकी करना चाह रहा था लेकिन अच्छा, ये वकास भाई मैंने देखा है पूरी सरन वैली में कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ मेरे अंदर भी ना एक दहकान सा रहता है, जो दहकान नहीं होता, जो खेतों में और खुले में काम करता है। शायद मेरा बचपन ऐसा है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मेरा दिल ना किया हो कि यहाँ पे लेट के सो जाया जाए। कंटिन्यूस पानी की आवाज़ जो है वो आपके कानों में आती रहे और आप खामोशी से परिंदे और पानी। इसकी अपनी मौसीकी होती है ना, जो जनदार सी होती है, मुसलसल होती है, गैर मुनक़ता होती है। लेकिन शायद इसके लिए वो हसास तबीयत भी चाहिए, वो मिजाज के अंदर थोड़ा सा आपके बातिन की आंख जिसको हम कहते हैं, कि वो जो इसको सुन सके, महसूस कर सके, थोड़ी सी कमी होती है। और कुछ लोग यूज्ड टू हो जाते हैं शायद करीब रहने के बाद, ये भी है। बट आई थिंक ये जो पूरी नेचर के अंदर की चीज़ें ज़्यादातर स्टैटिक होती हैं ना, मतलब दरख्त भी स्टैटिक हैं, थोड़ा बहुत कोई हवा आई तो चलते हैं, ये पहाड़ तो है ही स्टैटिक। नेचर के अंदर अगर कोई बहाव या मूवमेंट वाली चीज़ है वो पानी है, तो वो नफ्सियाती तौर पे आपको बहुत एक कमाल करता है। मतलब हम जब गिलगित का सफ़र करते हैं तो जैसे ही हम इंडस के पास पहुंचते हैं तो इंडस से सफ़र का एक नई जहत पैदा हो जाती है, वो मुसलसल बहाव की शक्ल में एक पानी है और हम बस चलते रहते हैं। तो क्योंकि शायद वो मूवमेंट है, मुसलसल एक बहाव है, वो बड़ा अच्छा लगता है। लहर, हाँ, बहाव और लहर जब पैदा होती है तो वो कहते हैं ख़त्म नहीं होती है, हाँ ख़त्म, वो दूसरे में मुद्गम होकर एक मजीद लहर बनाती है और चलती ही रहती है। ऐसे ही है, कहीं बहुत गहरे कुछ नफ्सियाती असर यकीनन इसका होता है। और एक और नफ्सियाती मसला जो मेरे साथ चल रहा है कि पैदल चला के आपने सरन वैली में, और शाहजेब कोई झील है जिसके पीछे हम जा रहे हैं, तो वो कहाँ है? हम करीब पहुँच गए करीब पहुँच गए। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको शाहजेब झील दिखाएंगे, और अब हम फिर करीब पहुँचे। इसका मतलब आप नेक्स्ट मजीद आ गए अगली एपिसोड में। मेरे ख्याल में ये तो असल में आप खुद मुझसे ज़्यादा तो आप ही रुक जाते हैं कि ये मंजर ज़्यादा प्यारा है, वो पत्थर अच्छा है, ये दरख्त अच्छा है, तो बस फिर चलते रहते हैं। कसम से मेरी कोई नौकरी लगवा दे यहाँ पे, यानी उस जॉब में मुझे पैसे इस चीज़ के मिलते हों, यहाँ पे पैदल तुमने यहाँ से आते घूमना है, फिर पैदल और प्याज खाना है। हाँ, मैं कुछ चीज़ें नोट कर सकता हूँ ना, मतलब कोई ऐसी ड्यूटी दे सकते हैं कि ये दरख्त गिनने हैं, कुछ ऐसी तो मैं ड्यूटी भी करूंगा। और इस पानी में छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं, उनको गिनने का, उनको काउंट करने का, कोई महकमा, सारे महकमे सुन रहे हैं, कोई मुझे मोहब्बतें जो आप बिखेर रहे हैं, ये भी बड़ी चीज़ है हमारे लिए, इस इलाके के लिए। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी और फिर हम देखेंगे सरन वैली के अंदर जो शाहजेब झील है, उसके हवाले से मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी एक वाटरफॉल भी है वहाँ पे, और बाकी पानी तो है ही है। तो सफ़र जारी है हमारा, देखते रहिए सुबह सवेरे सरन किनारे। बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाके मजीद 2 दिन तक गर्मी की शदीद लपेट में रहने की पेशगोई कर दी है, यानी कि गर्मी कहीं नहीं जा रही। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज़ तक इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में शदीद गर्मी की लहर होगी। और अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान की, तो वहाँ भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। हुकाम के मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 42 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, विच इज़ लाइक बहुत शदीद किस्म की गर्मी होने वाली है। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, खानपुर, मुल्तान, ओकाड़ा, रहीम यार खान, सियालकोट और टोबा टेक्सन समेत जो मैदानी इलाके थे, वहाँ जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया गया है। डेरा गाजी खान पुथल में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरियों को, खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक बिला
बिला ज़रूरत धूप में निकलने से इज्तनाब का मशवरा दिया गया और यही मशवरा हम भी आपको रोज़ाना दे रहे हैं कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। एक हीट वेव चल रही है और टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसी पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि पारा अब 49 को टच कर रहा है, तो ये अगर 50 टच कर गया तो उसके बाद की सूरत हाल बताएं। कहा यह जाता है कि 50 पर आम तातील हो जाती है, ऐसा ही है? जी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप इसमें ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त हमारा साउथ जितना है, खास तौर पे DG खान, बहावलपुर, चोलिस्तान का इलाका, ये स्फीयर हीट वेव की ग्रिप में है। और इसके लिए जो गवर्नमेंटल सतह पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस की रोशनी में हो सकता था, वो तमाम जो रेलेवेंट क्वार्टर्स थे, स्पेशली जो फील्ड फॉर्मेशंस थी, उनको ऑलरेडी इसमें अलर्ट्स जारी किए हुए थे। और अवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो एहतियाती तदाबीर आपने बड़े अच्छे तरीके से अभी आपने भी रिपीट की, वो ऑलरेडी इन प्लेस थी। गुड थिंग इज कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्कूल्स की छुट्टियां हैं, जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें छोटे बच्चे सबसे ज्यादा हैं और फिर आगे बुजुर्ग, वो लोग ऑलरेडी इसमें काफी हद तक सेफ हैं। लेकिन अब जरूरत इस चीज की है कि घरों में भी जब वो रहें तो कोशिश करें कि अपना सन एक्सपोजर जितना मैक्सिमम इसको कम से कम कर सकें। हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर, वो टर्शरी केयर हो, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स हो, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर हीट स्ट्रोक रिलेटेड वो कैंप्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, काउंटर्स एस्टैब्लिश्ड हैं। अब सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि अगले 2 से 3 दिन, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग ऑनवर्ड्स नॉर्थ में और चकवाल तक हमारे पास मौसम कुछ बेहतर होना शुरू होगा और सैटरडे संडे को कुछ ना कुछ बारिश की हमारे सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब में वो इस वक्त सिस्टम वो इंशाल्लाह दाखिल होगा। तब तक ये जो तो अच्छी खबर है। और दूसरी उसके साथ जो 2 दिन पहले वाले हैं वो बहुत ज्यादा एहतियात के। तो इरफान साहब, ये बताएंगे कि अभी तक पंजाब में मैक्सिमम जो दर्जा हरारत है वो कहाँ का रिकॉर्ड किया गया और कितना रिकॉर्ड किया गया, और ये चीज की जो अब चल रही है हीट वेव, ये क्या इस आखिरी है या इसके बाद भी मजीद कोई हीट वेव आने का इम्कान है? अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जो साउथ पार्ट है हमारा और खास तौर पे DG खान डिवीजन, इसमें 49, अब जो टेम्परेचर है इसको एवरेज हम उस डिस्ट्रिक्ट का वो लेते हैं तो एवरेज 49.5 तक DG खान के एरियाज में ये गया है। और दूसरा फिर ये है कि क्योंकि इंशाल्लाह ये जो अब आगे बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, ये हमारे प्री मॉनसून इसको कहा जाता है, तो ये प्री मॉनसून जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद फिर चीजें, टेम्परेचर उस तरीके से दोबारा होपफुली नहीं बढ़ेंगे जो इस वक्त हमें जिस चीज का सामना है। और होपफुली प्री मॉनसून के बाद फिर मॉनसून आना है। और इस दफा की गुड थिंग इज कि हमारा जो मॉनसून भी है वो भी अबव नॉर्मल मॉनसून प्रेडिक्टेड है अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल वेदर पैटर्न्स। तो विल हैव गुड रेन। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मामूल से ज्यादा जो है बारिशें होंगी। और कब से शुरू हो रहा है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने गुजारिश की कि प्री मॉनसून ये 15 जून ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जून ऑनवर्ड्स फिर हमारे पास हमारा जो मॉनसून है प्रॉपर ये होगा और 20% अबव नॉर्मल रेनफॉल्स हैं। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारा पिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इसमें इन अगले 3 महीनों में अच्छी बारिशें हैं और होपफुली कि ये बारिशें हमारे लिए रहमत का सबब रहेंगी इंशाल्लाह। आमीन। तो क्या इसके लिए इरफान साहब पंजाब हुकूमत तैयार है? क्योंकि प्री मॉनसून आपने कहा कि अभी शुरू हो रहा है, फिर मॉनसून है और 3 महीने तक बारिशें होंगी, तो इसके लिए रेडी हैं हम? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब की लास्ट ईयर भी और इस साल भी बड़ी स्टैंडिंग डायरेक्शंस थी कि क्योंकि हमारा अब ये ज्यादा मॉनसून अबव नॉर्मल बारिशों की वजह से डीसिल्टिंग का प्रॉब्लम अगर और अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। और डीसिल्टिंग को हमने एक स्पेशल कैंपेन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो स्टार्ट की हुई है। इस वक्त जैसे मैंने गुजारिश की, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो पिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन बनता है, इनमें मल्टीपल साइकिल्स में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, सिवरेज सिस्टम है, बाकी ड्रेन्स हैं, उनकी मल्टीपल साइकिल्स में वो डीसिल्टिंग हो रही है। अच्छा। और होपफुली ये जो बारिशें हैं अगले इंशाल्लाह 90 दिनों में, अगर तो ये
मुनासिब इंटरवल्स के साथ हुई तो ये इनका कोई सच इशू नहीं होगा। लेकिन अब जो एक अनप्रेसिडेंटेड थिंग इज के क्लाउड बर्स्टिंग और पॉइंट रेनफॉल वो बहुत ज्यादा हो रही है। आपने पिछले साल भी देखा कि एक ही दिन में लाहौर में तकरीबन 350 mm बारिश होगी, विच वॉज अनकॉल्ड फॉर और अनप्रेसिडेंटेड जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन पिछले साल भी क्योंकि बेहतर तैयारी थी तो सेम डे लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल बाय द इवनिंग। इस साल तो इसको खास तौर पे तवज्जो दी जा रही है और होपफुली इंशाल्लाह। तो इरफान साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले से तैयारी है, तो फिर जिन इलाकों में जहां सैलाब का ज्यादा खतरा होता है वहां पर अर्ली वार्निंग्स देकर उन इलाकों को पहले से ही फिर खाली करा लिया जाएगा, हिफाजती इक़दाम कर लिए जाएंगे, ऐसी प्लानिंग भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और अगर खुदा ना खास्ता रिवराइन फ्लडिंग की सूरत हाल बनेगी, क्योंकि मॉनसून से ज्यादा अब हमें इशू है अर्बन फ्लडिंग की, और जो अर्बन लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा बनता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिवराइन फ्लडिंग की हमें वो इशू बनेगा तो बिल्कुल प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम इज इन प्लेस। AI बेस्ड ये सिस्टम है और ये हमारा इट बेस्ड ऑन और मल्टी हैजर्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट, जिसमें रिस्क असेसमेंट में उन तमाम वल्नरेबल एरियाज की, फॉर एग्जांपल अगर इंडस में हमें दरियाई सैलाब की सूरत हाल का सामना बनता है तो उन तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और बाय द टाइम हम ये देखेंगे कि ये सैलाब की ये नौयत बन रही है तो वो तमाम लोग अर्ली वार्निंग के सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली दे विल बी अलार्म्ड एंड अलर्टेड। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने जो मौसम का हाल है हमारे नाज़रीन के साथ किया है। तो जो 2 दिन हैं अभी बाकी हैं, शदीद गर्मी पड़ने की तवक्को है, तो आप एहतियात के साथ चलें। उसके बाद बारिशों के स्पेल की भी तवक्को की जा रही है कि मानसून का आगाज़ हो जाएगा और बारिशें भी बताई जा रही हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा होगी। तो एहतियात कीजिए और मौसम के मुताबिक अपनी अरेंजमेंट्स पहले से खुद भी करें, ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। हमने आपसे वादा किया था कि इस शो में आपकी एक गुलकारा से मुलाकात करवाएंगे, तो जनाब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा ज़ुल्फ़कार, और वो स्ट्रेट फ्रॉम टेम्पा हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। गुलकारी के हवाले से अगर बताएं उनकी, तो एक चर्चा उनका चल रहा है, सैटरडे नाइट फीवर के नाम से उनका सॉन्ग है जिसका बहुत चर्चा है। तो उन्हीं से इस हवाले से जान लेते हैं कि उनका ये सफ़र कब से शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया जुनैरा हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? थैंक यू अली, आई एम गुड, शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि ये म्यूजिक इससे लगाओ आपका शुरू कब से हुआ? बचपन से। बचपन जी। अच्छा, वाकई मतलब कहते तो हैं सभी, लेकिन वाकई आपको शौक था और आप गाती भी थी? जी, मैं बहुत म्यूजिकल बच्चा था। अच्छा। बच्ची थी, और ढोलकी, गिटार, कीबोर्ड सबका मुझे बहुत शौक था। जबरदस्त। तो प्रोफेशनली फिर कब से? बचपन में तो वेस्टर्न ट्रेनिंग सारी स्कूल में हुई, क्वायर भी ज्वाइन किया, सोलोज वगैरह होते थे। फिर इवेंचुअली एडल्टहुड में अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके उसके बाद फिर कुछ 6-7 साल पहले आई डिसाइडेड कि आई एम गोना परस्यू दिस। सो व्हाई डिड यू टेक दैट लॉन्ग? एक मुल्क जहां पर जस्टिन बीबर जैसे गुलकार मौजूद हैं जो आप बचपन में ही स्काई रॉकेट हो जाते हैं, तो आप उतना वेट क्यों किया उसमें? आई एम श्योर आप किसी भी आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको यही बताएंगे कि हमारी फैमिलीज में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और अच्छी नहीं समझी जाती। बट आई थिंक टाइम के साथ, जनरेशंस के साथ सब कुछ चेंज हो गया, तो इस वजह से शुरू में नहीं होगी फैमिली सपोर्ट। अब जब आप माशाल्लाह से इस तरह से सुपर डुपर हिट हो गई हैं, सोशल मीडिया पर आपके गानों के चर्चे हैं, तो अब कैसा रिस्पांस है फैमिली का? जी, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, सब एज लॉन्ग एज आप रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज में रहें और सब कुछ टेस्टफुली करें तो फैमिली भी फिर सपोर्ट करती है। राइट। तो ये आपका जो सॉन्ग है सैटरडे नाइट फीवर, कैसे आइडिया आया इसका और इसका नाम कहाँ से आपने चुना? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको याद है एक एबा बैंड होता था, तो उनका गाना था स्टेइंग अलाइव, और सैटरडे नाइट फीवर उनकी एक मूवी भी थी। तो ऐसे एक दिन मैं ड्राइव कर रही थी तो मेरे माइंड में ट्यून आया और लिरिक्स आने शुरू हो गए, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन थोड़ी सी इसकी मिली, इसलिए हमने इसकी वीडियो भी थोड़ी डिस्को वाइब टाइप बनाई। राइट। तो आपने ज़्यादातर कौन सा जॉनरा खुद आपको सुनने में कौन सा पसंद है? खुद मुझे बचपन से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान बहुत पसंद है, अताउल्लाह सबके फेवरेट, अताउल्लाह न्याज़ी बहुत पसंद है, आतिफ असलम, ये सब बचपन से मैं सुनती आई हूँ। तो कवाली, हम मज़ीद कोई तवक्कुफ़ के, कोई डिले किए बगैर हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आप कुछ सुनाएं। ठीक है, ज़रूर। तो अभी 3 वीक्स पहले मैंने अपना रीसेंट गाना रिलीज़ किया है, बेबी बेबी, और वो अभी उसकी लास्ट वीक वीडियो शूट किया है इस्लामाबाद में। तो
तो वो भी है, या सैटरडे नाइट फीवर, जो भी आप सुनना चाहें। कोई भी चूज योरसेल्फ और उसके सिर्फ ठीक है, मैं आपको सबसे नया सुनाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। Baby, 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 है तू कीता मेरा हाल, तू तोड़ दिता मेरा मान, ऐ पुल्ली ना सजना, ऐ होएगा तेरे भी नाल, मैं दिल दिता तेनू, तू छड़ दिता मैनू, मैनू जिउंदे जी तू मरिया, हुण वेखी तू बेचारिया, you broke my heart and threw it all away, you broke my heart and pushed me far away, baby, 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 मौसम के जैसे तू भी पल में यूं बदला, हर वादा और प्यार तेरा सब झूठा निकला, अब तू जहाँ भी जाएगा मुझको भूल न पाएगा, जब तक मिला तुझसा तुझको फिर तू पछताएगा, baby, 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 जबरदस्त जबरदस्त ज़ुनैरा, बहुत खूब बहुत खूब। कितनी ज़बानों में आप गाना गा लेती हैं? 4-5। राइट, कौन सी? अभी मेरा एक गाना आ रहा है स्पेनिश में और पंजाबी में। मैंने 8 साल स्पेनिश स्टडी की थी कॉलेज में और स्कूल में, फिर अरबिक भी थोड़ी सी आती है, काफी वर्सेटाइल है, और इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। फिर तो हम चाहेंगे पंजाबी में भी कुछ सुनाएं। जरूर, मैं आपकी मौजूदगी का भरपूर मैंने फायदा उठाना है कि आपको बस हमने सुननी है आपसे ज्यादा चीजें। ठीक है चलें फिर मैं आपको वही सुना देती हूँ, मस्त कलंदर हो जाए, या आपकी कोई रिक्वेस्ट है? जरूर जरूर। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चिराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा में बालण आइयो भला झूले लालण, पंजवा में बालण आइयो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर। वाह वाह वाह, जबरदस्त ज़ुनैरा, मतलब बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और अपने शहर में जकड़ लेती है इस तरह की आवाज़। अच्छा मुझे बताएं कि प्रॉपर गाने की आपने ट्रेनिंग भी ली है, कोई उस्ताद भी हैं आपके जिनसे आप सीखती भी हैं, क्योंकि इतनी पुख्तगी जो आपकी आवाज़ में है वो बेसिकली रियाज की बदौलत ही होगी, तो मुझे बताएं कि सीखती भी हैं और कितना टाइम देती हैं दिन में अपने गाने को? जी मैंने 2018-19 के अंदर में आई थी, तो सरमद गफूर मेरे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मौला जट का सारा म्यूज़िक बनाया, इज़ अ गुड फ्रेंड एंड प्रोड्यूसर, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अपनी ईस्टर्न वोकल ट्रेनिंग करें, तो फिर उस्ताद सामी खान है कराची के, उनके साथ शुरू किया, फिर उनके बेटे हैं राउफ सामी, वो मेरे उस्ताद हैं। राइट, तो जबरदस्त। ये तो हो गई आपकी ट्रेनिंग और टाइम कितना आप देती हैं? ये तो डिपेंड करता है, अगर आप रोज़ कुछ गा लो ऐसे बैठे हुए तो आपका राज भी हो जाता है, और आवाज़ गर्म भी रहती है। आप तो नहीं सोच रही। अच्छा तो ये बताइएगा कि ये तो होगी आपकी गुलकारी, लेकिन आप इसके साथ कुछ और भी करती हैं, चैरिटी वगैरह? अक्सर सुनने में आता है कि जो गुलकार हमारे अमेरिका में रहते हैं पाकिस्तानी निजात, वो चैरिटी करते हुए भी दिखाई देते हैं। जी एक्चुअली आई थिंक क्योंकि वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी ही यही है कि हम मुस्लिम्स हैं और हम इस्लाम को बहुत हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारी आइडेंटिटी है, स्पेशली जो आजकल हो रहा है अमेरिका में, पूरी दुनिया में रेसिज्म है, इस्लामोफोबिया है, इस तरफ से आप आएँ तो
it's very important that we hold on to our identity and stick strong with our communities. Right. So therefore हम कोई discrimination नहीं करते charity में, जहाँ भी ज़रूरत हो, disasters हों सब countries में, especially Muslim countries में, but ख़ास तौर पे हमारा एक musicians का group है इस्लामाबाद में, actually जो मेरे बहुत अच्छे friend हैं, उनकी CDRS charity है, तो वो पाकिस्तान का first animal shelter भी चला रहे हैं और orphanages भी हैं, साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, फूड पैकेजेस, सब कुछ आप सोचें तो वो फिर एक उस चीज़ की भी कंपैशन थी, एंड आई थिंक म्यूजिक इज समथिंग दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, तो अक्सर मैं जब वो ऑर्फन्स को विजिट करती हूँ, मेरे से गाने सुनते हैं, इतने खुश होते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है। ये तो बहुत अच्छा काम है जो आप कर रही हैं। इसके साथ साथ मुझे बताएं कि अमेरिका भी और पाकिस्तान भी दोनों जगहों पे आप परफॉर्म भी करती हैं, ऑडियंस में कुछ डिफरेंट है, मतलब या इधर जब आती हैं तो अपना अपना महसूस होता है आपको कि पाकिस्तानी जो ऑडियंस है उनका प्यार और उनका जो लगाव है आपके साथ? जी एक्चुअली अभी फ़िलहाल तो सिर्फ सोशल मीडिया तक, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं की, बट ये स्टार्ट है प्रोसेस का, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस होंगी। बट जी मुझे फ़ील होता है सोशल मीडिया पे भी, और मेरे हर किस्म के फ़ैन्स हैं, हिस्पैनिक्स भी हैं, लैटिन अमेरिकन्स, अरबिक अमेरिकन्स, पाकिस्तानीज़, इंडियंस और क्या कहते हैं सब नेशनैलिटीज़ के। राइट तो हम जाते जाते चाहेंगे कि आप एक और जो है गाना हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए गाएं। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच, आई फील सो ऑनर्ड कि आप मेरे से पूछे हैं। फॉर जॉइनिंग अस। जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग मैंने लिखा था वो मैंने, इट वाज लाइक अ लव लेटर टू अल्लाह, एंड आई सेड कि अल्लाह आई एम स्टार्टिंग माय करियर इन योर रिमेम्बरेंस। तो इसकी हमने बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी कलर का हार में, तो ये गाना मैं आपको सुनाती हूँ, पंजाबी में ही है। ज़रूर प्लीज़। तेरे तो जिंद ते सारा जहां, तू रहीम तू रहमान, अव्वले तू आखिरे तू, तू गफार तू गफूर, तेरे तो जिंद ते सारा जहां, एक भी पता हिलदा नहीं जब तक मौला तू चांदा नहीं, एक भी सजदा होंदा नहीं जब तक मौला तू बुलांदा नहीं, होवे ओही जो तू चावे, कुन फाया कौन, तेरे तो जिंद ते सारा जहां। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब याद करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले रोमानवी हीरो अदाकार संतोष कुमार को, जिनकी 43वीं बरसी आज मनाई जा रही है। संतोष कुमार 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद मूसा रजा था। रोमानवी किरदारों को अपनी अदाकारी से यादगार बना देने वाले संतोष कुमार ने कई अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन सबिया खानम के आगे अपना दिल हार दिया और अपने दौर की सबसे खूबरू अदाकारों को अपना शरीके हयात बना लिया। संतोष कुमार 1950 में पहली पंजाबी फिल्म बबली में जलवागर हुए। 1957 में फिल्म वादा रिलीज हुई और ये फिल्म बहुत कामयाब रही, जिसकी वजह से संतोष कुमार को पहला बेस्ट एक्टर और निगार अवार्ड दिया गया। छोटा सा ट्रिब्यूट हमने अपने एक फनकार को दिया है, जिनकी अदाकारी आज भी उनके मदाहों के दिलों में जिंदा है, और इस तरह के अदाकार सदियों बाद ही पैदा हुआ करते हैं। इसके साथ ही जनाब जरा कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट का ताज किसके सर होगा, इसका फैसला होना है। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका में टाइटल की जंग आज लॉर्ड्स में शुरू होगी, और तारीखी मैदान लॉर्ड्स में खेला जाने वाला ये मार्का न सिर्फ महारत, बर्दाश्त और हिकमत अमली का इम्तिहान होगा, बल्कि ये दुनियाई क्रिकेट को एक नए आलमी चैंपियन से भी मुतारिफ करवाएगा। दोनों टीमों की नजरें ट्रॉफी के साथ साथ $3.6 मिलियन की रिकॉर्ड नामी रकम पर भी जमी हुई है, जबकि शिकस्त खाने वाली टीम भी $2.16 मिलियन का खतीर इनाम लेकर ही घर लौटे। और वाज़ेह रहे कि ICC WTC फाइनल का 3रा एडिशन है। दूसरी जानिब बात करें लॉर्ड्स की, तो क्रिकेट का हेडक्वार्टर है लॉर्ड्स, जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फाइनल्स का एजाज हासिल है, और अपने अंदाज और जो रिवायात हैं उसके बायस दुनियाई क्रिकेट में एक खास और मुनफरिद मकाम का हामिल है। यहाँ हर चीज यादगारी और काबिल तकलीद होती है, और इसके
सदर दरवाजे से ग्राउंड की पिच तक हर चीज काबिल दीद है और आने वाले घंटों इसमें महव रहते हैं। फाइनल की पिच के लिए अब तक ये कहा जा रहा है कि एक मतवाजन और हमवार पिच होगी। पहले 2 दिन पिच पर तेजी भी होगी और बाउंस भी होगा, लेकिन बाउंस हमवार होगा। तो ये सारी तफसीलात सामने आ रही हैं और अब देखना है कि कौन सी टीम सबकत ले जाती है। जी हाँ, इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।